बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद। इमरान खान यू टर्न तो लेते ही थे, अब मुकरना भी शुरू हो गए हैं। अपनी कही हुई बातें दूसरों के ऊपर डालने लगे। ओए कहकर खुद पुकारते हैं, जानवर खुद कह रहे हैं, हैंडलर्स का लफ्ज खुद इस्तेमाल करते हैं, मीर सादिक मीर जाफिर खुद बोलते हैं, तुम्हें देख लूंगा जैसी धमकियां खुद देते हैं। और कल ये कहकर पूरी कौम को हैरान ही कर दिया कि जरदारी और नवाज मुझे इस्टेब्लिशमेंट से लड़वा रहे हैं। आखिर इमरान खान किस कैफियत में है जो ऐसी ऊंट पटांग बातें कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आज़ादी लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज़ादी मार्च मजीद डिले कर दिया गया है। नए मार्च के नए शेड्यूल ने नए सवालात को जन्म दे दिया है, जिस पर इस्लामाबाद के सियाने कह रहे हैं कि मार्च को प्रोलॉन्ग करने का मकसद इस्लामाबाद में होने वाली 7-8 नवंबर को नए आर्मी चीफ की समरी मूव में इमरान खान का असरअंदाज होने की कोशिश करना है। और सियाने ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान हकीकी आज़ादी नहीं बल्कि किसी के इशारे पर नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी में टांग अड़ाने आ रहे हैं। इसके अलावा एक तरफ गुलेलें खरीदी जा रही हैं तो दूसरी जानिब भी रबड़ की गोलियां जमा करने की तैयारी भरपूर हो रही है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन सुभान खुसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के एहसान। ठीक सर, ये इमरान खान खुद तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब नाराजगियां बढ़ जाती हैं तो कहते हैं कि मुझे जरदारी और नवाज लड़वा रहे हैं। ये आखिर इमरान खान ऐसा क्यों करते हैं? देखें, इमरान खान जाहिर सी बात है, इमरान खान दो कैफियतों में रहते हैं। जो मुझे लगता है कि इमरान खान कुछ टाइम एक कैफियत में होते हैं, कुछ टाइम दूसरी कैफियत में होते हैं। देखें, अब कल जो उन्होंने ये बयान दिया है ये तो इतना हैरान कुन है कि अगर किसी आप बच्चे को भी बात कहेंगे तो वो हंस पड़ेगा और वो उसको अजीब सा ही लगेगा कि इतना बड़ा लीडर जो ये इस कंटेनर पर खड़े होकर ये दावे करता है कि मैं पाकिस्तान, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है, मैं इतनी जगहों से जीता हूँ, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, जमहूरी जमात है उसका सरबराह हूँ। लेकिन अब देखें, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ओए तुम खुद कहते हो, सादिक और जाफर के अल्फाज तुम इस्तेमाल करते हो, जानवर तुम कहते हो, उसके अलावा मैं तुम्हें देख लूँगा के अल्फाज तुम इस्तेमाल करते हो। और जब बात बढ़ जाती है, जब शायद वो कैफियत जिस कैफियत में होते हैं ये बातें करते हैं, जब उस कैफियत से थोड़ा हट जाते हैं, उस कैफियत का थोड़ा असर कम हो जाता है, तो उसके बाद फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये मैंने क्या कह दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान के दो कैफियत होती है। जब वो जो दूसरी कैफियत होती है उसमें बंदे के सोचने का जो अंदाज है वो कुछ और होता है। जब उस कैफियत से बंदा बाहर निकलता है तो वो फिर ये ख्याल आ जाता है कि यार ये मैंने जो कहा ये कहना मुनासिब नहीं था, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। तो इमरान खान साहब दो कैफियतों में होते हैं। जब वो उस पहली वाली कैफियत से निकलते हैं तो फिर उन्हें होश आता है। अब देखें, ये इतनी हैरान कुन बात है कि भाई ये तुम किस तरह किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि भाई मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपको कहा कि आप जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करो? क्या आपको जरदारी ने कहा कि आप न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करो? ये या आपको मरियम नवाज ने कहा कि आप बोलो ओए मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं आ रहा हूँ? कहते आप खुद हैं, सब कुछ आप खुद करते हैं। जब बात बढ़ जाती है, असल मैं आपको बताऊँ असल मामला क्या है। असल मामला यह है कि इमरान खान ये तो दो कैफियत में होते हैं। दूसरा, इमरान खान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो इमरान खान को फिर डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिट्रैक्ट तो नहीं करते, लेकिन वो अपने मकसद के जो वो चाहते हैं, जो इमरान खान के जहन में दिमाग में ठूसना चाहते हैं, वो फिर ठोस देते हैं। फिर इमरान खान वो बातें करना शुरू कर। इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के इस बयानी के साथ नहीं है जो इमरान खान दे रहा है कि ओए मैं तुम्हें देख लूँगा, ओए न्यूट्रल्स मैं आ रहा हूँ। तो वो लोग भी अब इमरान खान को कहते हैं। पर असल जो बात है वो बात यही है कि इमरान खान की दो कैफियत में होते हैं। जब दूसरी कैफियत में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, और फिर उसका जाहिर सी बात है दिमाग बंदे का काम नहीं करता। तो फिर अपनी जो गलतियां हैं वो नवाज शरीफ के उसमें डाल दी और जरदारी के उसमें गोद में डाल दी। लेकिन ये ऐसा अजीब सा बयान है जो हर बंदा, हर जो समझ बूझ रखने वाला आदमी होगा वो सोचेगा तो वो हैरान ही होगा, हंसने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं। जी सर, ये जो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से जिस दिन समरी मूव होनी है, ये उसी दिन क्यों इस्लामाबाद पहुंचना चाह रहे हैं? और उस हवाले से उन्होंने क्या किया कि नया शेड्यूल भी कर दिया, हालांकि जाना इनको एक दिन पहले था इस्लामाबाद, अब ये और डिले कर रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है?
देखें, शेड्यूल तो ये जानबूझ के भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें पहले जाहिर नहीं की जाती। इनको पता होगा कि हमने कब जाना है, लेकिन ये जानबूझ कर इन्होंने पहले ऐसे कह दिया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस एहलकार बुलाए गए हैं सिंध से, मुख्तलिफ सूबों से, दूसरे सूबों से, इस्लामाबाद की पुलिस है, सिंध की पुलिस है, वहाँ पर मौजूद है। तो उनको जिस तरह बंदा नहीं कहता कि थकाया जाए किसको, वो थकाने की बात भी है, लेकिन उनको एक्टिव रखने वाली बात भी है कि एक बात करूँ, वो उनका ख्याल उस तरफ हो तो उसके बाद मैं दूसरी बात कर दूँ। एक ये है असल जो बात है, इमरान खान का टारगेट कोई आज़ादी नहीं। 70 साल के बाद इमरान खान को किस तरह ख्याल आया कि पाकिस्तान अब आज़ाद नहीं है, गुलाम है? जब खुद वज़ीर आज़म थे, 3 साल तक तो खुद वज़ीर आज़म रहे, तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? तब तो अमेरिका खुद भी गए थे, तब उनको क्यों ख्याल नहीं आया कि हम अमेरिका के गुलाम हैं? तब उन्हें क्यों नहीं लगा कि फैसले कहीं से बाहर होते हैं? खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया। तो कहने का मकसद है कि अब इमरान खान को ये किसी बच्चों को जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको तो ये लॉलीपॉप दे सकते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए निकला हूँ, लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एक ऐसा धड़ा है, उसके इशारों पे इमरान खान खेल रहे हैं, उनके इशारों पे सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं। और इमरान खान कोई आज़ादी वाज़ादी दिलाने नहीं जा रहे। इमरान खान को पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान रहते हैं, यहाँ पर इस तरह के इनकलाब किस तरह आएंगे, कैसे आ सकते हैं, ये इमरान खान को शायद मुझसे आपसे सबसे ज़्यादा पता हो। लेकिन इमरान खान का जो टारगेट है वो टारगेट है ही ये कि जो सारा मामला है वो आर्मी चीफ की तकर्री का है, और उस दिन ये समरी मूव होनी है। इमरान खान वहाँ पहुँचेंगे, रोड़े जिसको कहते हैं कर इमरान खान कुछ नहीं सकेंगे, लेकिन रोड़े अटकाने वाली जो बात है और जो ये फैसला करने जा रहे हैं उनको थोड़ा प्रेशराइज रखकर मुमकिन है कि वो चाह रहे हैं कि जिस तरह वो अपनी मन मर्जी का कोई फैसला ना कर सकें, थोड़ा सा कोई लचक शचक हो, और ये वो ही करने आ रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन रियल जो बात है वो ये है, कोई आज़ादी वगैरह नहीं। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ किसी के इशारों पर इस सारे मामले में रोड़े अटकाने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त सियासत का महवर जो है इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद से उड़ती उड़ती एक और खबर भी आई है। 2 लफ्ज़ जो है वो सरगोशी कर रहे हैं, गुलेले और रबड़ की गोलियां। पीटीआई के कारकुनान का गुलेले खरीदना और दूसरी जानिब राना सना का वजीर आजम से रबड़ की गोलियों का कहना, ये मामला आखिर किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इमरान खान ने एक तो पूरी कौम को, सब लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। टीवी चैनल्स देखेंगे भी आपको इस तरह लगेगा कि 2 हिस्सों में, कोई एक टीवी चैनल देखने को तैयार है तो कोई दूसरा टीवी चैनल देखने को तैयार नहीं। कोई लोग इमरान खान को बेहतर समझते हैं तो कोई लोग उस तरफ बेहतर समझते हैं। इमरान खान ने पूरी कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन रही बात ये कि देखें, इससे पहले जब इमरान खान आए तो उनके जो वर्कर थे, जो कारकुनान थे, खास तौर जो केपीके से इमरान खान के साथ थे, उन सब लोगों ने बैग लगाए हुए थे पीछे, उनमें पत्थर भरे हुए थे। ये मैं आपको किसी सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, मैं खुद दीचो का वो खुद मैंने अपनी आंखों से सब चीज़ें देखी। इस तरह हुआ कि वो आंसू गिर के शेल भी मैंने बर्दाश्त किए, वो पत्थरों से भी बचा करके फिर ये सोचा कि थोड़ा सा साइड हो जाऊं, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। इमरान खान के कारकुन जब आए थे तो वो पुलिस से लड़े थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मैं तकरीबन 18-19 साल से मीडिया से वाबस्ता हूँ, ये शेल भी मैंने देखे, लेकिन मुझे इतना पता था कि इन शेल से बचने के लिए पानी और कपड़ा आप मुंह पे रख सकते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। लेकिन ये मुझे भी पता नहीं था कि आप चीज़ों को जला देंगे, आग जलेगी तो आप पे असर कम होगा। लेकिन देखें किसने इमरान खान के लोगों को ये तरबियत दी कि आप इस तरह जाके करें। लेकिन अब भी वो गुलेलें खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी शेल खरीद रहे हैं। उसके अलावा जो क्या कहते हैं कि रबड़ की गोलियां, जाहिर सी बात है अगर वो आएंगे टकराव होगा। रियासत हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान का ये जत्था इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल हो। अगर वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर वो खून खराबा चाहते हैं तो वो इस तरह की हरकतें करेंगे, अगर नहीं चाहते तो जाहिर सी बात है जैसे मेन जो बात है आपके क्या हो रहा है यही है। अगर इमरान खान साहब ने जिद की रेड जोन में आने की तो फिर ये गुलेलें भी चलेंगी और ये रबड़ की गोलियां भी चलेंगी, फिर ये कौम होगी और मारने वाले भी अपने होंगे और मरने वाले भी अपने ही होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन एक सवाल और है कि इमरान खान जो है ना वो जमहूरी लीडर हैं, जो भी सियासत में आता है वो जमहूरी लीडर ही होता है। तो फिर किस मुंह से और किस तरह इमरान खान ये कह रहे हैं कि लगा दो मार्शल लॉ, लगा दो? तो ये तंज कर रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं, ये क्या, ये फिर वही कैफियत वाली बात आ रही है। देखिए इमरान खान साहब के से सवाल किया गया कि भाई वो कहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, तो वो कहते हैं कि लगा दे मार्शल लॉ। देखिए कोई
किस तरह एक सियासी रहनुमा जो अब खुद कह रहा है कि मेरे कारकुनों को कपड़े उतार कर मारा जा रहा है, सब कुछ कह रहा है। मार्शल लॉ का इमरान खान को पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ लगने का मकसद है कि आइन मुअत्तल हो जाता है। आइन मुअत्तल होने के बाद जो मार्शल लॉ लगाएंगे, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, उनकी अपनी मर्जी चलेगी कि वो फिर किसी को उठाएं, किसी को मारें, किसी को बोलने दें, किसी को बोलने ना दें, कोई टीवी चैनल चले, कोई टीवी चैनल ना चले, कोई सहाफ़ी बोल सके, कोई सहाफ़ी ना बोल सके, फिर उनकी मर्जी चलेगी। तो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकबूल लीडर हूँ, पाकिस्तान की सबसे सियासी जमात का सरबराह हूँ, उसको सरबराह को इतना तो पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ लगने से आइन मुअत्तल हो जाता है। और वो आइन मुअत्तली के हक में जो वो कह रहे थे, इसका मतलब है कि वो ये चाह रहे थे कि भले आइन मुअत्तल हो जाए। तो मुझे तो हैरानगी है इमरान खान के इस बयान से, लेकिन उनके वर्कर हैं वो शायद उनको समझते हैं जमहूरी, लेकिन मुझे तो इमरान खान साहब जब आए थे तब भी जमहूरी अंदाज के नहीं थे, लेकिन अब जो कुछ कर रहे हैं उससे भी नहीं लगता कि इमरान खान कोई जमहूरी आदमी है। जमहूरी तरीके से निकले तो अब लड़ने पर आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, इससे पहले बहुत सारों की किस तरह हुकूमतें ख़त्म हुई, इनकी जो हुकूमत ख़त्म हुई वो तो जमहूरी अंदाज से हुई है। लोगों को तो बेल भी नहीं मिलती थी, लोगों को तो पेशियाँ भी नहीं थी, इनको तो मिनट से रिलीफ मिल जाता है, सब कुछ होता है, फिर भी ये लड़ने और मरने और मराने की बातें करते हैं। लेकिन मुझे इमरान खान की सियासत और इमरान खान की जमहूरियत समझ नहीं आती। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है? लेडीज आवाज में लोग अगवा होते हैं, फिर वो लोग पैसे भरकर वापस होते हैं, लेकिन अब तक पुलिस उन मुल्ज़िमान का सुराग क्यों नहीं लगा सकी? अब तो मासूम बच्चे भी अगवा होना शुरू हो गए हैं। कश्मीर का अहम सियासी रहनुमा तो पता है कि वारदातें कौन कर रहा है, तो फिर आखिर पुलिस बेखबर क्यों है? इस सारे मामले पर दोबारा सुबहान की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अगवा का जो धंधा है किस तरह सरपरस्ती की जा रही है, कौन इसमें सरपरस्ती कर रहा है। सर, कश्मीर में आखिर अगवा और बदअदमी का जो राज कायम है, पुलिस आखिर बेबस क्यों है? देखें, इससे ये जो धंधा है अगवा का, कश्मीर के कच्चे में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अगवा होते हैं। लोग वहाँ अगवा होते हैं, अगवा होने के बाद उनके वर्सा से तावान की रकम वसूल की जाती है, डिमांड की जाती है। जब वो लोग राब्ता करते हैं पुलिस से, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो मुझे खुद इन चीज़ों का पता है, जब राब्ता करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो जो मांग रहे हैं दे दें और अपनी जान छुड़ाएं। जब वो लोग पैसे देकर निकल आते हैं तो रास्ते में फिर पुलिस को ये पता चल जाता है कि वो बाजियाब हो गया है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी दावा की जाती है कि मुकाबले के बाद इनको बाजियाब कराया गया है, और सहाफ़ियों से बातचीत उनकी कराई नहीं जाती। जाहिर सी बात है वो लोग यहाँ के होते नहीं, और कोई कहाँ का वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अब तक पुलिस ने ये नहीं बताया, पुलिस बताएगी भी कि उस बात पे मैं आता हूँ, लेकिन वो लोग चले जाते हैं, बाजियाब जाते हैं, अपने पैसे भरते हैं, और ये जो धंधा है ये बड़े अरसे से जारी है। इसमें दो माफियाज हैं, एक माफिया, बल्कि तीन कह सकते हैं। एक माफिया वो है जो कच्चे में बैठकर ये सारा कर रहे हैं, जिनको हम डाकू कह सकते हैं, क्योंकि वो कच्चे में बैठे हैं तो डाकू ही हैं। दूसरी जो माफिया है वो पुलिस के अंदर लोग मौजूद हैं जो इस धंधे में मुलविस हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि वो पुलिस वाले क्यों हैं और किस तरह हैं। तीसरी जो माफिया है जो जानबूझकर चुप है, खामोश है, और उनका भी एक धड़ा है, वो भी ये चाहता है कि ये वो है कश्मीर के मकामी कुछ सियासतदान। क्योंकि पहले किसी दौर में सियासतदान क्या करते थे कि पुलिस की मार्फत लोगों को गिरफ्तार करवाते थे, जेल डलवाते थे, और उनके जो जिस तरह किसी को कमज़ोर किया जाता है वो उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है, इस तरह करते थे। लेकिन अब क्या कि मीडिया का दौर आ गया है, खासतौर तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो सियासतदानों ने ट्रैक चेंज कर दिया है। अब कश्मीर में एक सियासी धड़ा ऐसा है जो नए सिर से ताकत में उभर रहा है, और वो ये चाह रहा है कि कश्मीर में वो अपना खौफ, अपनी जो शख्सियत है वो लोगों में उसका खौफ पैदा करे। अब वो पुलिस की मार्फत तो कर नहीं सक रहा। अब उन्होंने ये किया हुआ है कि लोगों के सरेआम, इस तरह हुआ है कश्मीर के लोगों को पता है, सरेआम लोगों से, फ्लोर मिल से, मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें लूटमार होती हैं। लूटमार होने के बाद SSP को भी पता है, SHO भी ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। हैरान कुन बात यह है कि SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पैसे वापस करवा दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पैसे हमने कहां से रिकवर किए थे। एक तो माफिया वो है। दूसरी माफिया पुलिस के लोग इस वजह से हैं, देखें, जहां एक हल्का सा मंशियात का अड्डा चलता है
तो पुलिस को पता होता है कि यहाँ मंशियात बिक रही है, यहाँ हीरोइन बिक रहा है, यहाँ शराब बिक रही है, ये पता होता है, और वहां जाकर अपना जो सारा सिस्टम है वो पूरा कर लेते हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि इतने बड़े अरसे से एक धंधा चल रहा है, ऐसे कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री चल रही है, उस इंडस्ट्री से बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि पुलिस, एक तो वो नहीं जो कच्चे में बैठे हैं उनको हिस्सा मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, वो नहीं, पुलिस नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस धंधे में मुलव्वस हैं, उनके भी हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। अब इतने अरसे से काम चल रहा है, लोग अगवा हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया कि आखिर ये धंधा कर कौन रहा है। और वो तो जो कच्चे में बैठ के कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो शहर में लोगों से पैसे वसूल, क्योंकि उनके पास अकाउंट नहीं है डाकुओं के पास, शहर के लोग हैं, वो पैसे वसूल करते हैं, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वो पुलिस के लाडले हैं। वो पुलिस को जो हिस्सा मुकर्रर होता है, जो हिस्सा वसूल होता है, उसमें से वो पुलिस को भी पहुंचा देते हैं। तो ये सब जो सारा धंधा है, ये तीन माफियाज हैं, उनकी मर्जी, उनकी मंशा के बगैर नहीं हो सकता। और ये मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीर में अगवा कोई चीज़ हो जाए और पुलिस का हिस्सा ना हो और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। पुलिस इस वजह से खामोश है कि पुलिस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धंधे में मुलव्वस हैं। अब एक चोरी हुई है कुछ दिन पहले कश्मीर में, कार की चोरी हुई, चोर पकड़ा गया। वो फरीक सरेआम थाने पे जो एहतजाज कर रहे थे, एसएचओ उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो फरीक जो जिनकी चोरी हुई थी वो खुद कह रहे हैं एसएचओ को कि अब दो उसमें पुलिस वाले हैं, अब ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो आपके वो अंडर काम करते हैं, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड है। कहने का मकसद ये सब चीजें सामने हैं। तो ये तीन माफिया मिलकर, एक माफिया वो जो लोगों को डराना चाहता है, वो सियासी माफिया है, वो नए सिर से ताकत में आ रहा है, वो ये चाह रहा है कि लोग डरें, लोग मुझसे डरें। एक वो है, एक पुलिस है, वो तो अपने धंधे के लिए उसके लिए करें। एक माफिया वो है जो कच्चे में बैठ के कर रही है, और एक माफिया जो डील का किरदार अदा कर रही है। अब ये सब चीज़ें पुलिस से ढकी छुपी हैं नहीं, लेकिन पुलिस जानबूझकर इस सारे चीज़ पर अपने हिस्से की वजह से, पैसों की वजह से खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो सर, ये जो पीपी रहनुमा हैं सरदार सलीम जान मज़ारी ने अपनी बरादरी के इजलास में वारदातें करने वालों की निशानदही कर दी, उसके बावजूद पुलिस आकर क्यों खामोश है? क्या मतलब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है? तो जो पुलिस अच्छी भी तो है, बुरी भी है, तो ये अच्छी पुलिस जो है वो क्यों नहीं कुछ कर पा रही? इस बात को आगे क्यों नहीं फैलाती? क्या कोई और भी बिग बॉस है? क्यों खामोश है? देखें, सलीम जान मज़ारी साहब अच्छे सियासतदान हैं। उन्होंने जो मीटिंग की उसमें जो मेरे इंफॉर्मेशन जो मुझ तक इतला मिली है, उसमें उन्होंने वाज़े बताया है कि कश्मीर के 3 बिरादरियां हैं। तो उन 3 बिरादरियों के सब लोग नहीं, उन 3 बिरादरियों के चंद ऐसे अनासर उनमें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि गंदे लोग उन बिरादरियों में, क्योंकि अब सब पूरी बिरादरी को तो नहीं, उसमें अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। उन्होंने नाम लिया पहले अपनी मज़ारी बिरादरी का, उनका एक वो है सबकास्ट है सुम्बलानी। उन्होंने कहा कि कच्चे के इलाकों में जो वारदातें करते हैं वो सुम्बलानी हैं, उनके कुछ लोग हैं वो करते हैं। उन्होंने दूसरा कहा कि शहर के इर्द गिर्द में जो वारदातें हो रही हैं वो खोसा बिरादरी के एक सबकास्ट है जोग्यानी, उनके कुछ लोफर से लोग हैं वो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जो बच्चे या लोग जो अगवा होते हैं, बड़ी जो वारदातें हैं, वो मज़ारियों की एक सबकास्ट है शेरलानी, उनके जो लोग हैं वो ये सारी वारदातें करते हैं। अब देखें, सवाल ये है कि सरदार सलीम जान एक सियासी बंदा है, उसका ये काम नहीं है कि वो ये पता करे कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, या लेकिन ठीक है, उन्होंने ये बैठकर शायद उन्होंने सोचा कि शहर अपना है, शहर का अमन अमान ख़राब हो रहा है, लोग अपने हैं, लोग उनके वोटर हैं, तो उन्होंने बैठकर ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब ये बात मुझ तक पहुंची है, ये कोई उन्होंने ढक छुप के किसी कमरे में बैठकर नहीं की, ओपनली बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग थे, उन लोगों के सामने उन्होंने खुलकर ये कह दिया कि ये लोग हैं। अब जब उन्होंने ये कह दिया, अब तक पुलिस ये बताए कि उन्होंने सरदार सलीम जान की निशानदेही के बावजूद कितने लोगों को पकड़ा। पहली बात ये, उसका जवाब आएगा किसी को नहीं पकड़ा, किसी को भी अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सरदार सलीम जान आखिर ये आधा सच क्यों बोल रहे हैं? ये भी बोल दें कि अगर इन बिरादरियों के जो 3 बिरादरियां उन्होंने बताई हैं, उनमें एक बिरादरी या 2 बिरादरियां, तीनों बिरादरियों के आखिर इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट कौन कर रहा है, उनका भी नाम ले लेते। कौन सी सियासी क़यादत के लोग हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं? सबकी नहीं। कौन है उनका बिग बॉस, कौन है? सरदार सलीम जान को ये वाजे पता है कि कश्मीर में इससे पहले एक राइस मिल से वारदात हुई, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पैसे वापस किए,
सरदार सलीम जान के भांजे दाऊजान मजारी साहब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। आज तक सरदार सलीम जान ही खुद बता दें कि उसमें मुलविस कौन था, बताएं, सरदार दाऊजान बताए। चलो नहीं बताया, एसएसपी से पूछते कि भाई आपने पैसे तो वापस करवाए, लिए, वसूल कहां से किए, किससे रिकवर किए, लेकिन नहीं। कहने का मकसद है आधा सच ना बोले, पूरा सच बोले और इस महफिल में ये बता देते कि आखिर कौन है इनका बिग बॉस, कौन शहर के शहरी आबादी में कौन वो है जो ये सारी वारदातें करवा के अपने सियासत का जो है ना लोगों पे प्रेशर या अपना खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो सरदार सलीम जान मदारी को चाहिए कि वो ये चुप का रोज़ा भी तोड़ें, क्योंकि आजकल ये चुप के रोज़े टूटने का बड़ा रवाज पैदा हो गया है। तो वो ये चुप का रोज़ा तोड़ें और लोगों पर रहम करें और बताएं कि कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं तो बेहतर होगा। उसके अलावा देखें कि बच्चा, एक मासूम बच्चा भी अगवा हो गया है। अब उनके वर्षा ने क्या किया कि उनको यकीन दिलाने तो इन लोगों ने करवाई। एमपीए जो है वो एमपीए साहब भी गए, हाजी अब्दुल कोसो साहब वो भी उनके पास गए, सरदार सलीम मदारी उनके पास गए, उनके बाद फिर उन्होंने ये जो मीटिंग की जो बताया कि कौन कौन कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो बच्चा बाजियाब नहीं हुआ। कल इन लोगों ने इंडस हाईवे पे एमपी के घर के सामने एहतजाज किया, एसएसपी आए, यकीन दहानी हुई, लेकिन अब तक वो जो मासूम बच्चा है वो भी बाजियाब नहीं हो सका। ये अजीब सी सूरत हाल है कश्मीर में। कश्मीर के लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर, लोगों को अगवा ये इस तरह की चीज़ों में उलझाकर जो माफियाज हैं वो अपने धंधे चलाना चाह रहे हैं और चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जराए कहते हैं कि इस धंधे में पुलिस समेत मुख्तलिफ माफिया शामिल हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और ये माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? जब पुलिस खुद इन्वॉल्व है और तो कौन कार्रवाई करेगा? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि देखें इसमें सब पुलिस वाले भी नहीं इस तरह। एक तो ये होता है कि अफसर चेंज होते हैं, खासतौर पे पंजाब के पुलिस अफसर भी एसएसपी लगते हैं, तो जो ये माफियाज में खासतौर एसएचओ रैंक के नीचे उससे रैंक में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो एसएसपी आए तो वो थोड़ा सा ब्लैकमेल भी रहे, थोड़ा जाहिर सी बात अगवा होगा, कोई अगवा की वारदात होगी तो वो परेशान भी होगा, वो पूछेगा कि भाई ये काम कौन कर सकता है, तो हमारे नंबर भी बन जाएंगे। तो एक तो वो लोग हैं। मैंने जैसे कहा पहले आपको कि ये जो कश्मीर है इसमें इस तरह एक तो बिल्कुल सिंध का आखिरी शहर है और पसमानदा जिसको हम ज़िला भी कह सकते हैं, इलाका भी कह सकते हैं। एक तो लोगों को आपस में बिरादरियों के नामों पर लड़ाकर इतना कमज़ोर कर दिया है कि लोग अब खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि मजबूर हैं। बात करेंगे तो कल वो वडेरा वो सियासतदान नाराज़ हो जाएगा, फिर लोग अपनी, ये नहीं कि सब लोग डाकू हैं, सब लोग लेकिन मुकदमात हैं उनके ऊपर अपनी बिरादरियों के झगड़ों के, ये वो छुपते फिरते हैं पुलिस से, तो फिर कल पुलिस की ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लोग नहीं बोलते। लेकिन ये जो धंधा मैंने बताया है, इस धंधे में जैसे मैंने पहले कहा 3 माफियाज हैं सबसे ज़्यादा, और भी हैं लोग, कुछ ऐसे नाम हैं जो बंदा नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग हैं इस सारे मामले में, वो सब के सब इस धंधे में मुलविस हैं, उनकी रजामंदी से उनका ये बिजनेस है, मुनाफे बख्श बिजनेस है। देखें एक बंदा आ जाता है 20 लाख रुपए 7 दिन में 8 दिन में दे के चला जाए, और ये एक नहीं कि ऐसे कोई ऐसे ही वाक़या, कुछ वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि शर्म के मारे नहीं बताते। अब लड़की की आवाज़ पे वो आया है, अगवा हुआ है, तो अब सफ़ेद रीश है और बड़ी उम्र का है, कोई खानदानी आदमी है, कोई किस तरह का है, कोई किस तरह का है, तो वो शर्म के मारे भी नहीं बताते। लेकिन ये धंधा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का सुभान सर। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, कल किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम दूसरा रुख देखने के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस पाकिस्तान। दूसरा रुख से सुमैया खुर्शीद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।